कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहां कहां भटके थे, कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे, कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूं तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस अनुभव कार्यक्रम की श्रृंखला में आपकी मुलाकात हम ऐसे व्यक्ति से कराते हैं जो कि एक वरिष्ठ मीडिया कर्मी भी हैं और साथ ही जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही जगह पे काम किया है। ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको इनके नाम से तारुफ करवाती हूँ। ये हैं मिस्टर प्रभु झिंगरन। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है वो अपने इस मीडिया के क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में कई जगह आपने काम किया है और हर जगह आपने बिल्कुल महारत हासिल किया है। तो आपने ये सब चीजें कैसे करी, अपनी जीवन यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएं आप। मैं इसे ईश्वर की कृपा के अलावा और कुछ नहीं मानता और जो भी मैंने जीवन के अनुभव समेटे हैं जी, और अभी भी मैं काम करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, खासतौर पे नए लोगों से सीखता हूँ। तो कुल मिला के मेरा अनुभव ये रहा कि अगर आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि मीडिया के किसी भी क्षेत्र में है जी, तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। स्टूडेंट से मतलब ये कि जीवन भर आप कुछ न कुछ सीखते रहने की ललक आपके मन में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर ये नहीं है जी, जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा उस दिन आप चुक जाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो आज जैसे मेरी अवस्था इस समय 71 वर्ष है, लेकिन अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 4 घंटे 5 घंटे रोज पढूं, कुछ नया देखूं, कुछ नया सुनूं, कुछ नया करूं। और खास तौर पे जब बच्चों को मैं पढ़ाने जाता हूं तो मैं नए बच्चों से हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। ईश्वर ने, भगवान ने मौका दिया कि अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मुझे मिला। जब मैंने 75 में पत्रकारिता पहले सत्र में BHU से की थी, मेरे रिजल्ट आने के पहले ही मुझे आज अखबार में नौकरी मिल गई थी बनारस में। जी जी। उसके बाद जब कानपुर से आज अखबार शुरू हुआ तो वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला स्वतंत्र रूप से। मैं सिटी पे, उस समय ये जरूर था कि हम लोगों को गाइड करने वाले बहुत कम लोग थे, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो मुझे ये लगता है कि शायद अगर हम लोगों को बेहतर गाइडेंस मिला होता तो हम और बेहतर कर लेते। उसके बाद करीब 1.5 साल अखबार में नौकरी करने के बाद मुझे आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के पद पे काम करने का मौका मिला इलाहाबाद में। मैंने वो भी एंजॉय किया, रेडियो में बहुत कुछ सीखा, बोलना, लिखना, रेडियो के लिए काम करना। लेकिन बहुत ज्यादा वहाँ भी मैं नहीं कर पाया काम, क्योंकि लगभग 8 महीने काम करने के बाद मुझे दूरदर्शन में प्रोड्यूसर न्यूज एंड करंट अफेयर्स का काम करने का मौका मिल गया। तो मैं दूरदर्शन लखनऊ में आ गया। बहुत बढ़िया। और वो भी मुझे नया एक क्षेत्र लगा, क्योंकि समाचार, दूरदर्शन समाचार उस समय पूरे प्रदेश में एक बुलेटिन होती थी और पूरा प्रदेश देखता था उसको, और उसको प्रोड्यूस करने का मेरे पास मुझे दायित्व दिया गया था। वहाँ भी मैंने काफी कुछ सीखा। लगभग 7-8 साल वहाँ भी मैं काम
मैंने किया। और करंट अफेयर्स इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करते थे हम लोग, न्यूज 2 बुलेटिन होती थी। और सबसे बड़ी बात कि उस समय डिजिटल कुछ नहीं था, फिल्म कैमरे पे हम लोग काम करते थे। आज की पीढ़ी को अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो शायद उन लोगों को आश्चर्य होगा कि 100 फीट के रोल पर और 400 फीट के रोल पे हम लोग भारी भारी कैमरे लेकर घूमा करते थे। फिर उसको प्रोसेस करना, एडिट करना और टेलीकास्ट करना। तो काम अलग अलग तरह के काम किए, कुछ सीखा। और चूंकि उस समय हम लोग परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते थे दूरदर्शन में, स्टाफ आर्टिस्ट कहलाते थे। 58 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो मुझे इलाहाबाद बैंक में चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का काम करने का एक मौका मिला, तो मैंने वहां भी ज्वाइन किया। और करीब 8 साल में यूपी और बिहार का इलाहाबाद बैंक का पब्लिसिटी का और उनकी मैगजीन का, उनके संपादन का सारा काम देखता था। ये तो आपने बड़ा कमाल किया। मतलब कहाँ आप एक तरफ मीडिया कर्मी और मीडिया के क्षेत्र में, और कहाँ आप मीडिया का ही काम था, लेकिन हाँ आपकी लाइन कि इसमें आप किसी अखबार से नहीं जुड़े थे, किसी टेलीविजन से नहीं जुड़े थे। मोड़ में आपको शिखा जी बताऊं, ये आया कि जब मैं बैंक में प्रमोशन के लिए गया तो बैंक वालों ने कहा कि हम आपको प्रमोशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप मेन स्ट्रीम में आइए उसके लिए। तो मुझे लगा कि मैं तो मेन स्ट्रीम के लिए नहीं बना हूँ और मेरे बस का नहीं है किसी बैंकिंग और ब्रांच को संभालना। लिहाजा मैं यूपीएससी 91 में चला गया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं 92 में असिस्टेंट डायरेक्टर दूरदर्शन प्रोग्राम बन के फिर लौट आया मीडिया में। ये एक मुझे ईश्वर ने बड़ा अच्छा मौका दिया, शायद मैं ना आ पाता। और उसके बाद फिर मैं डिप्टी डायरेक्टर रहा, फिर डायरेक्टर रहा, फिर सीनियर डायरेक्टर रहा, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से भोपाल दूरदर्शन से 12 में मैं रिटायर हो गया था। अच्छा। हालांकि मुझे रिटायर हुए 10 साल हो गए, लेकिन उन्हें काम करना मैंने नहीं बंद किया है। बिल्कुल, ये तो क्रिएटिव फील्ड है, इसमें तो हमेशा काम होगा। रिटायरमेंट के बाद मुझे NITTGR एक संस्था है भारत सरकार की, MHRD की, उन्होंने मुझे मीडिया कंसल्टेंट और फैकल्टी अपने यहाँ रख लिया। तो 2-3 साल मैंने वहाँ और बिताए। अब यह है कि मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, MIT वगैरह है, यहाँ बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। काशी विद्यापीठ है, कभी BHU भी चला जाता हूँ। और मुख्यतः मैं मीडिया के बच्चों को पढ़ाता हूँ, गाइड करता हूँ, उनके लिए किताबें लिखता हूँ और वेबिनार वगैरह ऑनलाइन भी क्लासेस लेता हूँ। यही जीवन का अनुभव है और मैं यही अपने हम उम्र लोगों से कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है। कभी भी सीखने की ललक मत छोड़िएगा। कभी ये मत मानिए कि हम बहुत बड़े विद्वान और जानकार हो गए हैं, अब हमें किसी चीज को जानने की समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका जीवन क्या है, समुद्र के किनारे बैठे हैं आप और एक चुल्लू में आपने पानी जितना भर सकते हैं उतना ही लिया, इससे ज्यादा आप कुछ है नहीं। इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ नया करिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए और नई पीढ़ी को गाइड करते रहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने प्रभु जी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आप इस उम्र में भी ये सीखने का वो रखते हैं। हम लोग को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे सभी वरिष्ठ लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रिटायर हो गए हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। प्रभु जी जो हैं उनसे हम लोग बिल्कुल प्रेरणा ले सकते हैं कि कुछ न कुछ जो भी आपका फील्ड रहा हो, जिस क्षेत्र में भी आप रहे हो, उस क्षेत्र में सीखने के लिए कुछ न कुछ हमेशा रहता है। और आजकल तो चूंकि ये कंप्यूटर युग और सब युग आ गया है, इंटरनेट है, और कुछ न कुछ सीखते रहेंगे तो हमेशा आपके अंदर एक ललक बनी रहेगी जीवन के प्रति। जो सीनियर लोग हैं, सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए सबसे अच्छा टाइम पास पढ़ने का हो सकता है। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें और हो सके तो कुछ लिखें। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा हम कुछ पढ़ें, कोई रचनात्मक साहित्य पढ़ें या जो भी आपकी रुचि है, आध्यात्म है, ज्योतिष है, तमाम विषय हैं। और जिसपे ऑनलाइन किंडल वगैरह पे किताबें भी उपलब्ध हैं, साहित्य भी उपलब्ध है। खाली जरूरत इस बात की है कि आप रुचि अपने में पैदा करें पढ़ने लिखने की। और अगर आप कुछ लिख सकते हो, अपनी डायरी लिख सकते हो, अपने जीवन के संस्मरण लिख सकते हो तो और भी अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप पढ़ने का मन नहीं है तो आजकल तो रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं, रिकॉर्डेड चीजें होती हैं, तो उसको प्ले करके चुपचाप लेटे सुन भी सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने प्रभु जी। लेकिन जो लोग को लिखने पढ़ने का शौक नहीं है वो अपना खाली समय
कैसे बिताएं, या आप इसके अलावा और आप क्या करते हैं, हमें ये बताइए। शिखा जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जमाना कंप्यूटर का जमाना है, नई दुनिया का तकनीक का जमाना है, और इसमें इतने ज्यादा क्षेत्र हैं। आप अगर लिखने पढ़ने में आपकी रुचि नहीं है या किसी वजह से आप नहीं कर पाते हैं, तो और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। जैसे आप बागवानी कर सकते हैं, फूल पौधों से प्यार करना शुरू कर दीजिए। और आजकल इतनी तकनीकी रूप से इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, यूट्यूब वगैरह पे आपको गाइडेंस मिल जाता है। आपके पास अगर बहुत ज्यादा जगह नहीं भी है तो भी आप वर्टिकल गार्डनिंग है, टेरेस गार्डनिंग है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा एक क्रिएटिव काम है कि आराम से आप 2-3 घंटा गार्डनिंग को दे सकते हैं, बागवानी को दे सकते हैं। और इससे जो एक आपको संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा, अपने फूल पौधों को, सब्जियों को प्यार करना जब आप शुरू करेंगे तो आपको एक आत्मीय रिश्ता उनसे बनेगा। कुल मिला के ये एक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आप इसमें आराम से 1-2 घंटा दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा भी हॉबी अगर है, जैसे आजकल पर्यटन में अगर आपकी रुचि है, आपका शरीर साथ दे रहा है, तो आप घूम फिर सकते हैं। आजकल ट्रेवल ब्लॉगिंग लोग कर रहे हैं, अपनी यात्राओं के बारे में लिख रहे हैं, उनसे शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। दूसरे सोशल मीडिया से आप एक्टिव रूप से जुड़ सकते हैं, वहां पर बहुत समय अपना दे सकते हैं, कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जो अनावश्यक लगती हैं, लेकिन आप चाहें तो अपने रुचि का क्षेत्र चुन लें, ग्रुप ज्वाइन कर लें। बहुत से ग्रुप हैं, जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर में मैं बताऊं कि आपको मान लीजिए अध्यात्म में रुचि है, तो आप पाएंगे कि फेसबुक वगैरह पे ऐसे कई ग्रुप हैं जो उसी के बारे में चर्चा करते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो आप में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। अगर आपकी रुचि कुकरी में है तो भी आप पाएंगे कि यूट्यूब पे तरह तरह के लोग गाइडेंस। प्रभु जी, ये बताइए, क्या आपकी रुचि कुकरी में है? क्या आप अपनी पत्नी की मदद करते हैं खाना बनाने में? मुझे रुचि तो बहुत है जी, और मैं कभी कभी करता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं करता। लेकिन मेरी रुचि ये है कि मैं तरह तरह के व्यंजनों को बनाने के बारे में जो यूट्यूब पे लोगों ने डाला हुआ है वो मैं जरूर देखता हूँ। वाह। खास तौर पे जैसे मैं बनारस से आता हूँ, तो बनारस में खाने पीने की चीजें कहाँ पर क्या मिलती हैं, कौन सी दुकान में क्या है, वो मैं खोजता रहता हूँ। वो तो ठीक है, क्या मिलता है ये तो आप खोज लेते हैं, लेकिन क्या बनाते हैं वो कभी आपने किया? बनाने में मैं तो हमारे यहाँ दिक्कत ये कि नॉनवेज वगैरह नहीं बनता। अरे तो आप सिर्फ नॉनवेज ही देखते हैं? मैं मिक्स वेजिटेबल वगैरह बहुत बढ़िया बना लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। गाजर का हलवा बहुत बढ़िया बना लेता हूँ, और मशरूम की सब्जी मैंने 2-3 बार ट्राई की, वो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो कभी मौका दीजिएगा हम लोग को भी। आइए, आपका स्वागत है। आप जब भी चाहें मुझे बता दें, मैं आपको और हमारे जो क्लब के मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करने में मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे वरिष्ठ लोग कुछ रसोई में खड़े होकर काम करें और उनकी पत्नियों को आराम मिले। आपको बताऊं कि इतना अच्छा टाइम पास है ये, क्योंकि बागवानी और कुकरी ये 2 ऐसी चीजें हैं जो दुनिया भर में सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही उपयोगी एक हॉबी है ये। और अगर आप ये करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कब बीत गया। एक तरह से चुनौती भी होती है कि हम कैसे किसी चीज को देखकर सीखकर बनाएं, और दूसरे उसको आप अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ जब शेयर करते हैं तो आपकी खुशी दुगनी हो जाती है। बिल्कुल सही बात कही है प्रभु जी। एक चीज आपसे पूछनी थी, एक कार्यक्रम था आपका तीसरी आंख, उसके बारे में कुछ बताएंगे? तीसरी आंख कार्यक्रम मैंने दूरदर्शन के लिए शुरू किया था जब मैं डिप्टी डायरेक्टर था लखनऊ दूरदर्शन में। उसके पहले एक कार्यक्रम आता था विनोद दुआ का, सच की परछाई। ये दिल्ली दूरदर्शन से इसका प्रसारण होता था। हमारे जो डायरेक्टर होते थे उस समय, रमेश चंद्र, उन्होंने कहा कि जो जन समस्याओं पर आधारित एक सरकारी कार्यक्रम बनाया जाए, तो हम लोगों ने तीसरी आंख की शुरुआत की थी। और तीसरी आंख का लोगो था, एक तरह से आप ये कहें कि हम आम जनता की जो दिक्कतें थी, दवाओं से लेके, स्वास्थ्य सेवाओं से लेके, प्राथमिक विद्यालयों से लेकर, नर्सिंग हॉस्टल से लेके, छोटी मोटी समस्याएं जो समाज में व्याप्त हैं, उनको लेके उनकी एनालिसिस करते थे। बड़ा ही बोल्ड कार्यक्रम था, और उसकी लोकप्रियता का ये हाल था कि उसपे हमें प्रति सप्ताह करीब उस जमाने में 1500 से 2000 के बीच में चिट्ठियां आती थी। छोटे छोटे बच्चे हमें चिट्ठियां भेजते थे, गृहिणियां हमें चिट्ठियां भेजती थी, अपनी समस्याएं बताती थी। उस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ हम लोगों की मदद कर पाते थे, शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवा पाते थे। सबकी समस्याएं तो नहीं हल हो सकती थी, लेकिन काफी कुछ वो व्यवस्था नहीं अव्यवस्था के खिलाफ, ये उस कार्यक्रम का लोगो था। अच्छा। तो जहाँ पर अव्यवस्था है हम लोग वहाँ पे आवाज उठाते थे। और तो हम लोग अपने इस अनुभव प्रोग्राम के से
क्या इसमें कुछ कर सकते हैं कि हम जो लोगों की समस्याएं क्यों नहीं हैं, कर सकते, बिल्कुल है ना, एक तीसरी आंख टाइप का प्रोग्राम हम इसमें भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा मंच है और इसकी मदद से हम लोग कुछ नहीं तो बुजुर्गों की समस्याओं से ही शुरू करें। हाँ बिल्कुल, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उनकी, क्योंकि जो आपने बताया कि आप जिस तरह का कार्यक्रम मुझे लगता है कि हम अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सप्ताह एक बार किसी ओल्ड एज होम में जाएं और वहाँ के लोगों से साझा करें वो क्या सोचते हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही हल बात कर है। सकते किसी हद तक, लेकिन जैसे एक मंच उनको हम उपलब्ध करा सकते हैं, दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी समस्याएं जुड़ी हुई हैं उन तक उनकी बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा एक हम ये कर सकते हैं कि उन लोगों की जो हॉबीज हैं, जैसे मान लीजिए किसी को गाने का शौक है या किसी को, हाँ वो सब चीजें तो हो जाएंगी, उनको मंच एक दे सकते हैं उनकी, मान लीजिए वो तो अलग चीज हो गई मंच देना, लेकिन जो तीसरी आंख का आपका मकसद था उस तरह का कार्यक्रम कुछ हम लोग कर सकते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। और दूसरा ये बताइए प्रभु जी कि आपने ईटीवी में भी काम किया है। हाँ, मुझे मौका मिला था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशनल टेलीविजन था उसके बतौर डायरेक्टर काम करने का मुझे 3 वर्ष का मौका मिला था। जब मैं दूरदर्शन में था तो मुझे ऑन डेपुटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चुना था उस काम के लिए, और वो मेरा जो दौर था वो भी बड़ा चुनौतीपूर्ण और बड़ा ही दिलचस्प इसलिए था कि हम लोगों का काम था छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाना, और कुछ कार्यक्रम कुछ परसेंटेज कैरिकुलम बेस्ड था, कुछ गैर कैरिकुलम बेस्ड था, कुछ कक्षाओं के हिसाब से था, कुछ बहुत से छोटे बच्चों के लिए था, कुछ कक्षा 8 और 10 तक के बच्चों के लिए था। तो उन बच्चों की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए पहले स्क्रिप्ट लिखवाना, फिर उस स्क्रिप्ट को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, प्रोड्यूसर्स के साथ डेली 1 घंटे का हम लोगों को डेली प्रसारण होता था दीक्षा के नाम से, सुबह 10:30 से 11:30। हाँ, देखा था मैंने हम लोगों को वो समय से कार्यक्रम बना के भेज देना, कैप्सूल 1 घंटे का बनाना। बहुत बढ़िया, आपने इतना सारा काम किया, बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। हाँ, और बहुत ही हम लोगों को मजा भी आता था। बिल्कुल, तो रचनात्मक काम था। बिल्कुल। तो आपसे हमारे श्रोताओं को काफी प्रेरणा मिली होगी, आपने इतने अच्छे प्रोग्राम बनाए किए। तो आपका प्रभु जी हम फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्टूडियो में आने के लिए, और हम चाहेंगे मेरा सौभाग्य है, बहुत आनंद मुझे भी आया। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल प्रेरणादायक रहे हैं, बिल्कुल हमारे श्रोताओं के लिए। हमारे श्रोताओं को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने इतने सारे कार्यक्रम किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।